हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 26वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद राहा अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए हॉल में आती है। हाँ, आ रही हूँ यार, तू बस 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकती क्या? राहा बोली, आधे घंटे से 2 मिनट करके तो मुझे धूप में सेक रही हो। जल्दी आइयो वरना मैं चली जाऊँगी। उधर से किसी की गुस्से भरी आवाज़ आई और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी स्वामिनी जी की नज़र राहा पर पड़ती है। राहा वाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के लॉन्ग कुर्ती स्कर्ट पहनी थी, गले में रेड स्कार्फ, सीधे मांग में खुले बाल, आँखों में काजल और उसके सुर्ख मुलायम होठ। कमाल की खूबसूरती की वो मिसाल थी। जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, स्वामिनी जी बोली, राहा आप कहीं जा रही हो? राहा हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी आंटी जी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो हम डॉक्टर को यहाँ बुला लेते हैं। आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। स्वामिनी जी परेशान से बोली, नहीं आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल मैं हॉस्पिटल अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊँगी। राहा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं आपके लिए कार रेडी करवाती हूँ। स्वामिनी जी बोली। राहा बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी, मेरी एक सहेली बाहर खड़ी है, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। वो कब से बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। स्वामिनी जी प्यार से राहा के गाल छूकर बोली, संभल के जाना और जल्दी वापस आ जाना। राहा एक प्यारी सी स्माइल के साथ हाँ में गर्दन हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। राहा जब पैलेस से बाहर आती है तो देखती है कि एक लड़की पैलेस के सामने स्कूटी में बैठकर गुस्से से उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। धूप की वजह से उसके माथे से पसीना आ रहा था। वो लड़की बोली, मैं एक तो तुम्हारे लिए यहाँ आई और ऊपर से मुझे धूप में खड़े करके रखी हो। धूप में मेरी हालत उबले हुए आलू की तरह हो चुकी है। उसकी हालत देखकर राहा हंसते हुए बोली, ऋचा, तुम्हें किसने कहा यहाँ बाहर खड़े रहने को? कितनी बार मैंने तुम्हें अंदर आने को बोली हूँ, लेकिन तुम्हें तो धूप में पकने का शौक़ है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऋचा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, राहा तुम्हें दिख नहीं रहा पैलेस में कितने टाइट सिक्योरिटी है? जब मैं अंदर आ रही थी तो ये बॉडीगार्ड मुझे स्कैन करने लगे, सवालों की ढेरी लगा दी, जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रह लूँ। राहा बोली, ठीक है चले अब। ऋचा राहा को स्कूटी की चाबी पकड़ाती है और राहा स्कूटी स्टार्ट करती है और ऋचा उसके पीछे बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल। ऋचा की स्कूटी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। राहा और ऋचा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल के एक वार्ड में घुसते हैं, वहाँ एक छोटा सा बच्चा बेड पर बैठे मज़े से फ्रूट खा रहा था। उस बच्चे की नज़र जैसे ही राहा पर पड़ती है, वो चहकते हुए कहा, यहाँ दीदू, आप यहाँ कैसे? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। दीदू जान, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि तनिष ही था। राहा जल्दी से बेड पर बैठ जाती है और तनिष को अपने गोद में बिठाकर उसके दोनों गाल पर किस करते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे मेरी मंकी की बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। सोचा इससे पहले कि मैं पूरी तरह से भूल जाऊं, इसीलिए मैं मिलने आ गई। अच्छा किया ना? राहा तनिष के गाल खींचते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। तनिष आड़े टेढ़े मुंह बनाकर कहा, राहा दीदू, मुझे ऐसे किस मत किया करिए ना, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे शर्म आती है। राहा फ्रूट्स का छिलका निकाल कर तनिष को खिलाते हुए बोली, अच्छा जी, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आपको हमसे शर्म आने लगी है? राहा तनिष के सर पर टपली मारते हुए बोली। राहा तनिष को अपने गोद में उठाकर बोली, वैसे हम आपके लिए बहुत सारे बटरफ्लाई लाए हैं, चलिए मिलकर हम चिपकाते हैं। दोनों हॉस्पिटल के दीवार पर प्लास्टिक के बटरफ्लाई चिपकाने लगते हैं। राहा तनिष के सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, मंकी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तनिष अपनी आवाज़ में कहा, आई एम फर्स्ट क्लास दीदू जान, इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरने वाला। पहले तो मैं मेरी बटरफ्लाई की शादी करवाऊंगा, फिर साला बनूंगा, फिर मामा बनूंगा, फिर आपकी भी तो शादी करवानी है। आखिर मैं इतने सारे दीदू का इकलौता भाई जो हूँ, मेरे ऊपर और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
राह खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, छोटी तू कब आई? राह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि पीछे कुकी खड़ी थी। कुकी को देखते ही राह उसके गले लग जाती है और बोली, कुकी दी, हम भी आए हैं। हम आपसे मिलने आपके अपार्टमेंट जाने वाले थे, लेकिन आप हमें यहाँ मिल गए। कुकी मुस्कुराकर राह के सर सहलाते हुए बोली, कैसी है तू? तभी कुकी की नज़र राह के मांग में जाती है, जहाँ पर सिंदूर लगे हुए थे, और फिर उसके गले पर, जहाँ उसके मंगलसूत्र स्कार्फ से अंदर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। कुकी हैरानी से राह के मंगलसूत्र को छूते हुए बोली, छोटी ये सब क्या है? क्या तेरी शादी हो गई? लेकिन कब? राह को ऐसे दंग देखकर राह पलकें झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। कुकी आंखें बड़ी करके बोली, छोटी तू सिर्फ 18 साल की बच्ची है, तूने शादी कैसे कर ली? क्या चाचा चाची ने तुझे फोर्स किया था शादी करने के लिए? राह ना में गर्दन हिलाती है तो ऋचा बोली, कुकी दी, मैं बताती हूँ, चाचा चाची ने कोई फोर्स नहीं किया। इसके पति ने ज़बरदस्ती इसकी शादी की है, वो भी गन पॉइंट पर। ये सुनकर तो कुकी के पैर ही जम गए थे। कुकी राह के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, छोटी ये सब कब हुआ तेरी शादी? वो भी ज़बरदस्ती? किसने किया तेरे साथ ये सब? राह बोली, कुकी दी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आपको मैं फिर कभी बताऊंगी। राह, ऋचा और कुकी की बहन छोटी उर्फ ईसा तीनों दोस्त थे। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए राह और ऋचा भी कुकी को अपनी दी ही मानते थे। कुकी उन तीनों को छोटी कहकर बुलाती थी। राह बोली, कुकी दी, मंकी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए क्या कोई डोनर मिला या नहीं? कुकी बोली, अभी तक तो नहीं मिला। डॉक्टर जैन बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई डोनर मिल जाए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। राह बोली, लेकिन सर्जरी के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगे? राह फिर बोली, कुकी दी, मेरे पास ना एक छोटी सी सेविंग है, अगर आप चाहे तो हम वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। कुकी मुस्कुराते हुए राह के सर पर टपली मारती है और बोली, पगली, छोटी सी सेविंग से क्या होगा? सर्जरी में करोड़ों रुपए लगेंगे और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तेरी कुकी दी जिंदा है, मैं अपनी आखिरी सांस तक मेरे मंकी की हिफाजत करूँगी। राह भर्राए गले से बोली, कुकी दी, क्या मैं मंकी को दी नहीं हूँ? आप प्लीज़ मेरी सेविंग रख लीजिए, एंड आई प्रॉमिस पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। कुकी खिलखिलाकर हंसते हुए राह के चिक्स को खींचकर बोली, मेरी प्यारी बहना, द वन ऑफ द मोस्ट इमोशन क्वीन, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही मांग लूँगी। कुकी राह को गले लगाकर उसकी पीठ रब करते हुए बोली, मत रोना छोटी, वरना मैं भी रो दूँगी। अब तो राह भी फफक कर रोने लगी। कुकी राह से अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, छोटी तू जा यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम यहाँ मत आना। जब भी आती है खुद तो रोती है, ऊपर से मुझे भी रुलाती है। राह एकटक कुकी को देख रही थी। कुकी अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करती है और उसके माथे को चूमते हुए, बाय छोटी। राह रूंधे गले से बोली, मैं अपने मंकी से मिलने ज़रूर आऊँगी, और आप मुझे मेरे मंकी से मिलने से नहीं रोक सकती कुकी दी। राह इतना कहकर चली जाती है और ऋचा भी कुकी से गले मिलकर वहाँ से चली जाती है। ऋचा राह के पैलेस वापस ड्रॉप करके वहाँ से निकलती है। पूरा दिन राह गुमसुम सी अपने रूम में रहती है। इस वक्त पैलेस में यतीश भी नहीं था। शाम के वक्त राह बेड पर सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसकी नज़र एकाएक वॉल पर जाती है, जहाँ पर 6 बज रहे थे। राह खुद में बड़बड़ाते हुए रूम से बाहर आ रही थी कि उसे सामने से एक सर्वेंट मिल गया। राह उस सर्वेंट को देखते हुए बोली, क्या मिस्टर रायजादा अभी तक पैलेस नहीं लौटे? वो सर्वेंट बोला, यतीश बाबा तो स्टडी रूम में है, वो बहुत देर पहले ही आ चुके हैं। राह थैंक्स बोलकर वहाँ से स्टडी रूम में जाती है। स्टडी रूम में यतीश काउच पर बैठकर गोद में लैपटॉप लिए अपने काम में बिजी था। उसके दोनों पैर सामने टेबल पर थे। तभी रूम का डोर नॉक होता है। यतीश लैपटॉप से नज़र हटाए बिना ही कहा, कम इन। बाहर से राह अंदर आती है और यतीश के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है।
यतीश राहा की तरफ देखे बिना कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, चेहरे पर बारह क्यों बजा रखा है? आर यू सैड प्रिंसेस? राहा बोली, मिस्टर रायजादा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझे देंगे? यतीश राहा की तरफ देखकर इमोशनल चेहरे के साथ कहा, नो स्टूपिड थिंग प्रिंसेस। राहा बोली, ना ना ना, नहीं कोई स्टूपिड चीज़ नहीं है, एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। यतीश अपने लैपटॉप को टेबल पर रखकर राहा को खींचकर अपनी गोद में बिठाता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसता है, जिससे राहा हड़बड़ा जाती है। यतीश राहा के चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, वेयर यू क्राइंग प्रिंसेस? राहा ना में गर्दन हिलाती है। फिर राहा जोर से रोते हुए बोली, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दी के भाई को ब्लड कैंसर है, मैं भी उन्हें अपनी दी ही मानती हूँ। राहा फिर यतीश की शर्ट को मुट्ठी में भरकर बोली, कुकी दी को अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, अगर 1000 या लाखों की ज़रूरत होती तो कुकी दी अरेंज कर ही लेती, लेकिन सर्जरी के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। यतीश ने कहा, मतलब तू चाहती है कि तुम्हारी उस कुकू दी के बिल मैं पे कर दूँ, राइट प्रिंसेस? राहा तुरंत बोली, कुकू दी नहीं, कुकी दी। मैंने ऐसा कब कहा कि आप उनका बिल पे कर दीजिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुकी दी को अपनी कंपनी में जॉब दे दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी है, दी को अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। यतीश राहा को घूर कर कहा, यू मीन तू मुझसे अपनी कुकी दी की जॉब के लिए रिकमेंड करने आई है? राहा हाँ में गर्दन हिलाती है। यतीश राहा को घूर कर देखते हुए कहा, यू नो व्हाट प्रिंसेस, मेरी कंपनी पूरे एशिया के टॉप 10 कंपनी में से एक है। मेरे ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सब हाई क्वालिफाइड है। यहाँ रिकमेंडेड से जॉब नहीं मिलती, क्वालिफिकेशन से मिलती है। राहा थोड़ा गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर रायजादा? साफ साफ कहिए ना कि आप मेरी दी को अपनी कंपनी में जॉब देंगे या नहीं। यतीश स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, नेवर। राहा की आंखों में नमी आ जाती है। राहा अब रूंधे गले से बोली, लेकिन मैंने कुकी दी को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके लिए पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। यतीश अपनी सर्द आवाज़ में कहा, इस शहर में मेरी कंपनी को छोड़कर और भी कई सारी कंपनी है जहां तुम्हारी वो कुकी दी जॉब कर सकती है। राहा जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुकी दी किसी और कंपनी में नहीं, वो सिर्फ आपकी ही कंपनी में जॉब करेगी, दैट्स इट। प्लीज़ प्लीज़ आप उनकी जॉब लगवा दीजिए ना प्लीज़। यतीश थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, प्रिंसेस डोंट बी सबर, जिद करना अब बंद करो, मैंने कहा ना नहीं, दैट्स इट्स फाइनल। राहा अब रोते हुए बोली, मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर रायजादा, मुझसे बात मत करिएगा। राहा गुस्से से यतीश की गोद से उठकर बाहर चली जाती है और यतीश बस उसे घूरता ही रहता है। थोड़ी देर बाद यतीश जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि रूम में अब कोई नहीं है और बालकनी का डोर ओपन है। यतीश बालकनी में जाता है। राहा रेलिंग पकड़कर एकटक आगे की तरफ देख रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी थी। यतीश डोर से सटकर खड़ा होता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद कहा, अब कब तक मुंह फुलाकर रहने का इरादा है प्रिंसेस? इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। राहा बिना पीछे मुड़े बोली, तो आप मान क्यों नहीं जाते मिस्टर रायजादा? हम इतने भी नासमझ नहीं हैं मिस्टर रायजादा, हम ऐसे ही किसी की रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुकी दी के अंदर टैलेंट नहीं है, उन्होंने भी MBA किया है, बिजनेस के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज है उनमें, इवन वो किसी कंपनी में भी जॉब कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आपकी कंपनी में जॉब करें। यतीश गौर से राहा की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। कुकी का अपार्टमेंट, कुकी हॉस्पिटल से अभी अपने अपार्टमेंट आई थी। वो अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी कि अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाती है। कुकी तुरंत अपार्टमेंट के अंदर जाकर बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? और मैंने तो अपार्टमेंट लॉक करके गई थी ना, तो तू अंदर कैसे आई? सामने काउच पर उसकी छोटी ईसा बैठी थी। वो कुकी से बात का कोई जवाब नहीं देती। कुकी थोड़े गुस्से से बोली, छोटी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू कौन से ख्यालों में डूबी हुई है?
छोटी बोली, मेरे पास आपके अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की है। ईशा कुकी की तरफ एक एनवलप बढ़ाती है। कुकी कन्फ्यूजन से बोली, ये क्या है? ईशा बोली, आप खुद ही देख लीजिए। कुकी एनवलप खोलकर देखती है तो उसमें एक पेपर था। कुकी जैसे ही वो पेपर पढ़ने लगती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुकी बोली, अंशुल अंपायर से मेरी ये टर्मिनेशन लेटर आया है। फाइनली आहान सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया। कुकी बोली, भगवान जी, तुझे लगता है तुझे मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? तू दिन भर बैठकर यही सोचता रहता है कि तू कुकी को किस किस तरीके से तोड़ेगा। ईशा गुस्से से खड़ी होती है और एक जोरदार लात चेयर पर मारती है, जिससे वो चेयर जाकर दीवार से लगता है। ईशा मुट्ठी भींच कर बोली, आखिर जीजू खुद को समझते क्या है? ना आपको पूरी तरह से छोड़ रहे हैं और ना ही पूरी तरह से अपना रहे हैं। आपको किसी और का होने भी नहीं देते, किसी और को देखने नहीं देते, किसी और के करीब जाने नहीं देते, और जब डाइवर्स हो चुका है फिर भी ऐसे हक जताते हैं जैसे अब भी आप उनकी बीवी ही हो। ईशा कुकी की आंखों में देखते हुए बोली, यू नो व्हाट दी, जब आप अंशुल अंपायर से रिज़ाइन करके मित्तल ग्रुप ज्वाइन किया था, जीजू ने अगले ही दिन मित्तल ग्रुप परचेस कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, और जब आपको ही ऑफिस से निकाल दिए। मुझे लगता है जीजू का दिमाग खराब हो चुका है। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुकी अपना बैग साइड में रख के फर्श पर पड़े चेयर को उठाकर सही जगह रखती है और बिना कोई इमोशन के साथ बोली, क्यों नहीं कर सकती छोटी? आखिर वो उनकी कंपनी है, वो जिसे चाहे जॉब पर रखे और जिसे चाहे निकाल दे। अगर पसंद नहीं आया तो फायर भी कर सकते हैं। कुकी वहाँ से किचन की तरफ जाते हुए बोली, क्या तू डिनर करके आई है? ईशा नाम में गर्दन हिलाती है। कुकी बोली, भूख लगी है। इस पर ईशा हाँ में गर्दन हिला देती है। ईशा सर झुकाकर बोली, दी, वो आपके और जीजू के बीच कुछ हुआ था क्या? आई मीन जीजू ने अचानक से आपको फायर क्यों कर दिया, वो भी बिना कोई नोटिस दिए? कुकी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कल सुबह ऑफिस में बस एक छोटी सी बहस हुई थी। शायद ये बात उनके शान को ठेस पहुंचा गई होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। कुकी फिर तंज भरी मुस्कान लिए बोली, सच कहूँ तो मुझे आहान सर पर तरस आ गया है। उलझ चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी में, ना अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। दो धारी तलवार के बीच खड़े हैं। कुकी बोली, वेल, अब उनका और मेरा रास्ता अलग हो चुका है। बस एक बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है। आज आहान सर ने वो भी तोड़ दिया। मैं खुद से ये जॉब रिज़ाइन करना चाहती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे 6 लाख की पेनल्टी भरने होते, और अब जब कंपनी ने मुझे खुद फायर किया है, आई कांट डू एनीथिंग। ईशा गौर से कुकी की बातें सुन रही थी। यतीश का रूम राहा बालकनी में खड़ी थी और यतीश बालकनी के डोर पर हाथ बांधे खड़ा राहा को ही घूर रहा था। राहा पेंडिंग टोन में बोली, प्लीज़ मिस्टर रायजादा, प्लीज़ कुकी दी को अपनी कंपनी में जॉब दे दीजिए ना। हज़ारों एम्प्लॉय आपके अंडर काम करते हैं, तो आपको कुकी दी से क्या ही प्रॉब्लम है? कुकी दी बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस रहती है। यतीश इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, लिसन टू मी प्रिंसेस, लेट टू बी, रात बहुत हो चुकी है, कम एंड हैव ड्रिंक। फालतू की जिद करना बंद कर दो। राहा की आंखों से आंसू आते हैं। इतनी देर से वो यतीश को समझाने के बाद अब तो कुछ बोलने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। राहा बोली, आप जाकर डिनर कर लीजिए मिस्टर रायजादा, हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेगी। यतीश का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो झट से राहा को अपनी गोद में उठाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, प्रिंसेस, ये बच्चों की तरह जिद करना बंद कर दो। माना कि तू उस लड़की को अपनी दी मानती है, बट इट इज़ अ बिजनेस, बी प्रोफेशनल। सेटलमेंट की बिजनेस में सेंटीमेंट नहीं चलता। यहाँ इमोशनल को नहीं, प्रोफेशन को देखा जाता है। अगर क्वालिफ़िकेशन होगी तो जॉब ज़रूर मिलेगी। मेरे यहाँ सिफारिश की पैतरे नहीं काम आएंगे। राहा बोली, दी के पास क्वालिफ़िकेशन है मिस्टर रायजादा, ग्रेजुएशन में उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आप समझ रहे हैं ना, मुंबई की
यूनिवर्सिटी पर टॉप करना मतलब ठोस पहाड़ का मुकाबला करना होता है। उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, वो पीएचडी भी करने वाले थे, लेकिन उनकी पढ़ाई से ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने स्टडी क्विट किया, जॉब किया। अब यतीश राहा को कॉज पर बिठाता है और एक बाइट राहा के मुंह की तरफ बढ़ाता है, लेकिन राजा नजरें फेर लेती है। फिर गुस्से से बोली, प्रिंसेस। राहा नजरें फेर कर बोली, मुझे नहीं खाना। यतीश राहा को घूरते हुए कहा, तो मत खा। राहा सुबकते हुए बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है। यतीश अपना दूसरा हाथ अपने गर्दन पर फेरते हुए कहा, देन हैव ड्रिंक प्रिंसेस। राहा बोली, पहले जवाब। यतीश ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो बहुत जिद्दी हो गई है। राहा बोली, आपसे कम। यतीश घूर कर राहा को देखता है। राहा बोली, घूरना बंद कीजिए मिस्टर रायजादा, आप जिद्दी नहीं हैं। अगर हम आपको मना रहे हैं तो आप भी तो नहीं मान रहे हैं ना। यतीश बोला, क्योंकि तो स्टूपिड चीज़ के लिए जिद कर रही है सिली प्रिंसेस। राहा बोली, ये स्टूपिड चीज़ नहीं है। यतीश बोला, पहले डिनर कर ले, देन आई विल थिंक अबाउट इट। राहा बोली, मुझे नहीं खाना है खाना। यतीश राहा को घूरते हुए कहा, अब रोना बंद करो। राहा बोली, मैं रोऊंगी। यतीश बोला, गो हेड। राहा बोली, खाना भी नहीं खाऊंगी। यतीश बोला, ओके एज यू विश। राहा बोली, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। यतीश फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ओके फाइनल, आई एक्सेप्टेड योर रिकमेंडेड। भेज देना कल अपनी उस कुकू दी को इंटरव्यू के लिए। राहा यतीश को घूरते हुए बोली, कुकू दी नहीं, कुकी दी। यतीश अपनी आई रोल करते हुए कहा, वॉट एवर, बट लिसन टू मी केयरफुली। इंटरव्यू राउंड उसे खुद क्रैक करना होगा। अगर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई तो फिर तेरे रोने धोने से मेरे पास वो नहीं आएगी, गॉट इट। राहा चहकते हुए बोली, सच्ची में। यतीश ने कहा, प्रिंसेस, आई थिंक तुझे ड्रामा क्लब अब ज्वाइन कर लेना चाहिए, राइट। कितना ड्रामा करती है तू। राहा बोली, नहीं नहीं मिस्टर रायजादा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप पहले से मुझ पर बहुत मेहरबानी कर चुके हैं। राहा जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर यतीश के मोबाइल पर एक पिक्चर सेंड करती है और बोली, ये कुकी दी है, आप जल्दी से इन्हें जॉब ऑफ़र कर दीजिए। यतीश घूरकर एक नज़र राहा को देखता है, फिर उस पिक्चर को। उसमें कुकी अपने टाइगर को पकड़कर मुस्कुरा रही थी। यतीश उस फोटो को ध्रुव के मेल पर सेंड करता है और मैसेज करता है, ध्रुव अंशुल अंपायर कंपनी की तरफ से इस लड़की को जॉब ऑफर करो एंड कॉल हर फॉर इंटरव्यू टुमारो। यतीश मोबाइल साइड में रखकर काउच पर बैठता है और राहा को खींचकर अपनी गोद में बिठाता है और डिनर प्लेस उसकी तरफ बढ़ाकर सर्द आवाज़ में कहा, डन नाउ हैव डिनर प्रिंसेस। राहा मुस्कुराते हुए प्लेट उठाती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। यतीश एकटक अपनी नशीली आंखों से राहा को एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। वो कशिश भरी नज़रें, मनमोहक चेहरा, मीठी सी मुस्कान, हिलते हुए लंबे बालों की लटें उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। इसमें चांद सा चेहरा जुल्फों के अंदर से झांक रहा था, उस पर मासूमियत का पहरा। यतीश अपनी एक उंगली से राहा के चेहरे के बाल हटाकर उसके कान के पीछे करता है और उसे दूर हो जाता है। राहा का दिल जोरों से धड़क रहा था और यतीश उसे अपलक निहारे जा रहा था, मानो उसकी आंखों से उसे प्यार कर रहा हो। राहा बोली, आप ऐसे देखेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे। इस पर यतीश अपना सर क्राउन पर टिकाकर आंखें बंद करके कहा, ईट प्रिंसेस ईट, फिर मैं खाऊंगा तुम्हें। यू नो आई एम ऑल्सो हंग्री। यतीश की ये डबल मीनिंग बातें सुनकर राहा बोली, बेशर्म। यतीश अपनी आंखें बंद करके कहा, ओनली फॉर यू प्रिंसेस। यतीश बोला, इतनी शिद्दत से मत देख, भूख मुझे भी लगी है, डर्टी माइंडेड प्रिंसेस। राहा जल्दी से उससे नज़रें फेरती है। राहा डिनर फिनिश करने के बाद यतीश के गोद से उठती है। यतीश को एक नज़र देखती है तो वो क्राउन पर सर टिकाकर ऐसे ही सो गया था, क्योंकि सुबह मनाली से लौटने के बाद वो ऑफिस चला गया, इसीलिए वो काफ़ी थक चुका था। राहा वॉशरूम में हैंड वॉश करके बाहर आती है और वो यतीश को मुश्किल से काउच पर लेटाकर उसकी नेक टाई खोलती है, फिर उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खोलती है ताकि वो कंफर्ट से सो सके। सर के नीचे पिलो एडजस्ट करके उसे ब्लैंकेट ओढ़ाती है और एसी का टेम्परेचर सेट करती है। राहा एक नज़र यतीश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे शैतान। अगली सुबह
राहा शावर लेकर एक टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आती है। वो टॉवल को साइड में रखकर वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने ब्लैक जीन्स और पेटल पिंक कलर के फुल स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी। राहा मिरर के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों में सीरम अप्लाई करती है। यतीश काउच पर अभी भी सो रहा था। उसकी नींद तब खुली जब उसका मोबाइल बजता है। यतीश उठकर बैठता है और अपना सर काउच पर टिकाकर बिना आईडी देखे कॉल आंसर करता है। यतीश ऑन कॉल स्पीक। उधर से ध्रुव की आवाज़ आई, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यतीश कुछ नहीं कहता। ध्रुव बोला, सर आपने जिस लड़की की पिक्चर सेंड किए थे, जिस लड़की को आपने जॉब ऑफर करने के लिए कहा है, वो लड़की पहले से ही हमारे कंपनी में जॉब करती है। वो आहान सर की पर्सनल असिस्टेंट है। वो पहले सेक्रेटरी पोस्ट पर काम कर रही थी, लेकिन अब सर वो आहान सर की पर्सनल असिस्टेंट है। ध्रुव एक गहरी सांस में सब कुछ बता देता है। इस पर यतीश ने बस इतना कहा, ओके। यतीश कॉल डिस्कनेक्ट करता है। ध्रुव की बातें सुनकर यतीश के भाव में तो बदलाव नहीं आता, लेकिन राहा की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वो कॉल स्पीकर पर था और राहा सब कुछ सुन रही थी। राहा हैरानी से बोली, व्हाट, कुकी दी आपकी कंपनी में जॉब करती है? मतलब कुकी दी आहान सर की पर्सनल असिस्टेंट है? यतीश घूर कर राहा को देखता है तो राहा मासूमियत से बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? पहले मुझे थोड़ी ना पता था कि कुकी दी आहान भैया की पर्सनल असिस्टेंट है। दी ने मुझे बस इतना बताया था कि वो किसी कंपनी में जॉब करती हैं। अगर पहले से मुझे ये सब पता होता कि कुकी दी आपकी ही कंपनी में जॉब करती है तो मुझे इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। सारे मेहनत मेरी पानी में बह गए। यतीश काव से खड़ा होता है और बाल में हाथ फेरकर शर्ट के स्लीव फोल्ड करता है और राहा के करीब जाते हुए कहा, आजकल तू कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रही है प्रिंसेस। जब देखो तब मुझसे आर्गूमेंट, फाइट्स, रोज 2-4 बाल्टी आंसू बहाना, खाने में नखरे करना, ये सब तेरे डेली रूटीन जो बन चुके हैं, राइट? यतीश के करीब आने से राहा डरते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी, जिससे राहा जाकर दीवार से लग जाती है और यतीश उसके बेहद नज़दीक जाकर खड़ा हो जाता है और दीवार पर अपने दोनों हाथ रखकर राहा के सुर्ख पड़ चुके गुलाबी मुलायम होठ की तरफ बढ़ने लगता है। यतीश की गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस करके राहा की भारी पलकें बंद हो जाती हैं। यतीश के सख्त होठ राहा के मुलायम होठ को छूता उससे पहले यतीश अपने सेलेक्टिव टोन में कहा, टॉवेल। यतीश टेढ़ी स्माइल करके राहा के आगे आ रहे बाल को उसकी गर्दन के पीछे करते हुए कहा, तेरे छोटे से दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है क्या प्रिंसेस? लाइक सीरियसली, तेरे थॉट्स अब डर्टी होते जा रहे हैं। राहा एम्बेरसमेंट में अपना सर झुकाती है। यतीश राहा के नेक पर अपने होठ रखता है, जिससे राहा की पूरी बॉडी में सिरहन दौड़ने लगती है। यतीश राहा के कान को चूमकर उसके एल्बो पर बाइट करता है, जिससे राहा के मुंह से एक आह निकल जाती है। यतीश राहा के कान में कहा, यू आर सो सेंसिटिव प्रिंसेस। ये बोलकर वो साइड में रखे टॉवल को उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद राहा बोली, पहले खुद मेरे करीब आते हैं, फिर डर्टी माइंड मुझे ही कहते हैं, उफ, गंदे इंसान कहीं के। राहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से नीचे आती है। थोड़ी देर बाद इस वक्त रायजादा के सारे मेंबर डाइनिंग हॉल में मौजूद थे, सिवाय यतीश और आहान के। स्वामिनी जी एक मेड के साथ मिलकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। यतीश को वहाँ न देखकर स्वामिनी जी राहा की तरफ देखते हुए बोली, राहा, यतीश कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट करने नीचे क्यों नहीं आए? राहा धीमे स्वर में बोली, आंटी जी, मिस्टर रायजादा आते ही होंगे, वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। स्वामिनी जी हाँ में सर हिलाती है। तभी दादाजी गुस्से से बोले, स्वामिनी, आज भी आहान घर नहीं आए। पता नहीं कौन सा काम में वो इतना बिजी है कि घर वापस आने का रास्ता ही भूल गए। फार्म हाउस से ऑफिस और ऑफिस से फार्म हाउस, बस यही उसकी ज़िंदगी हो चुकी है। आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं आहान घर नहीं आए। आहान जो डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, जल्दी से वो वहाँ से खिसक कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी दादाजी उसे देखकर चिल्लाते हुए बोले, आहान रुकिए।
आहन के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी आहन को घूर कर देखते हैं और स्वामिनी जी से बोले, स्वामिनी जाकर मंदिर से आरती की थाल लेकर आइए। स्वामिनी जी कन्फ्यूजन से बोली, क्यों माँ जी? दादी जी गुस्से से बोली, आपको दिखाई नहीं दे रहा स्वामिनी, स्वयं भगवान जी हमारे घर पर पधारे हैं, आप उनकी आरती नहीं उतारेंगी? स्वामिनी जी ये सुनकर सर झुका लेती है। दादाजी आहन को देखकर तंज कसते हुए बोले, आज आहन सिंह रायजादा रास्ता भटक कर यहाँ रायजादा पैलेस कैसे आ गए? आहन तो खा जाने वाली नज़रों से आदित्य को घूर रहा था, जो उसे डांट पड़ते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी यतीश ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आता है। उसने भी 3 पीस फॉर्मल सूट ही पहना हुआ था। यतीश लिफ्ट से निकलकर डाइनिंग हॉल में आता है और अपनी नीली आंखों से चारों तरफ एक नज़र देखता है और चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र स्वामिनी जी पर जाती है, जो सर झुकाकर खड़ी थी। दादाजी का गुस्से से लाल चेहरा और दादी जी को आहन का घूरती नज़रें। यतीश सर्द आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग गाइस। दादाजी गुस्से से बोले, यतीश आप एक काम कीजिए, आहन के फार्म हाउस को डायनामाइट से उड़ा दीजिए। यतीश घूरकर आहन को देखते हुए कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस आहन? व्हाट इज़ द हेल इज़ गोइंग ऑन? हाउ कुड यू बी सो इनरिस्पॉन्सिबल? डैम इट, अगर मैं घर पर ना रहूं तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू घर पर रहे। आहन नज़रें चुराते हुए कहा, एक्चुअली भाई आप और भाभी घर पर नहीं थे तो सो आई डिडंट फील लाइक कमिंग हियर। यतीश दांत पीस कर कहा, ओह रियली ड्यूड, यू डिडंट फील लाइक कमिंग हियर बिकॉज आई वॉज नॉट हियर? अगर कल को मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाऊं तो तू यहाँ घर पर नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ? सीरियसली? आहन ने कहा, न न न भाई, इट्स नॉट लाइक दैट। यतीश ने कहा, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे एब्सेंस पर तू पैलेस न आकर फार्म हाउस गया तो अपनी बोरिया बिस्तर लेकर घर से पैलेस से, और तुझे पैलेस वापस आने की ज़रूरत नहीं। आहन चुपचाप हो जाता है। यतीश ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, एंड वन मोर थिंग, तेरी करंट पर्सनल असिस्टेंट कौन है? यतीश के इस सवाल से आहन जो सर झुकाकर खड़ा था, अचानक से वो हड़बड़ा जाता है और उसकी आंखें फैल जाती है। आहन हैरानी से हकलाते हुए कहा, क्यों भाई, कुछ हुआ है क्या? और ये सुनकर जैसे उसे शौक लगा हो, धड़कनें हजारों की स्पीड से भाग रही हो। यतीश इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, व्हाट्स हर नेम? आहन इधर उधर नजरें करते हुए कहा, कुकी, मिस कुकी जायसवाल। यतीश आहन को घूरते हुए कहा, वाई आर यू स्ट्रेमिंग? आहन बोला, नथिंग भाई, नथिंग सीरियस। यतीश अपनी कोल्ड टोन में कहा, या उस लड़की को सैलरी डबल कर देना एंड ऑल्सो वर्कलोड। आहन के पैर जैसे फ्रीज हो गए थे। वो हैरत से कहा, भाई आप कुकी को, आई मीन मिस जायसवाल को कैसे जानते हो? और अगर सैलरी में इम्प्रूवमेंट चाहिए देन ठीक है, लेकिन सैलरी डबल करने की क्या ही ज़रूरत है? यतीश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, इस क्वेश्चन का कोई रीज़न? आहन बोला, नो 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 भाई। यतीश अपने माथे पर 2 उंगली रब करते हुए कहा, देन डू एज आई से। आहन बोला, ठीक है भाई। राहा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। आखिर उसने अपनी कुकी दी की प्रॉब्लम जो सॉल्व कर दिया था। लेकिन उस बेचारी को कहाँ ही पता था कि उसने कुकी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर दिया है। यतीश ब्रेकफास्ट खत्म करके ऑफिस जाता है। राहा और तीहू कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ पल बाद आहन भी ऑफिस जाता है। अब आहन का केबिन। आहन अपने केबिन में हेड चेयर पर बैठकर टेबल पर पेपर वेट घुमा रहा था और अपनी आंखें छोटी करके सामने की तरफ घूर रहा था। सामने कुकी सर झुकाए खड़ी थी। उसके दोनों हाथ अपने दुपट्टे में कसे हुए थे। आहन पेपर वेट घुमाते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे मिस कुकी जायसवाल कि भाई ने आपको जॉब के लिए रिकमेंडेड क्यों किया? सर कुकी आहन से नज़रें फेरकर बोली, सर मुझे नहीं पता। आहन अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, ओ रियली? तो भाई आपको कैसे जानते हैं?
कुकी बोली, वो मुझे कैसे पता होगा सर, मैं इस ऑफिस में काम तो करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी यतीश सर को नहीं देखा और न ही मैं उनके सामने गई। आज जब मैं आज सर को अच्छे से तक देखा तक नहीं, तो सर कैसे ही मुझे पहचान सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। कुकी फिर तंज कसते हुए बोली, और हाँ, कल रात तो आपने मेरे घर टर्मिनेशन लेटर भेजा था और आज सुबह होते ही मेरी टर्मिनेशन लेटर कैंसिल हो गई। क्या आप प्रेग्नेंट है सर, जो बार बार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं? आहन गुस्से से कुकी के गाल पकड़कर दबाते हुए कहा, इफ़ यू फॉरगेट मिस कुकी जयसवाल देन आई रिमेंबर यू कि ये ऑफिस मेरा है। तुम इस ऑफिस में सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस, सो स्टे इन योर लिमिट। कुकी आहन के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर लिमिट तो आप क्रॉस कर रहे हैं। कुकी आहन को पीछे ढकेल कर कही, और मैं ये खुद जॉब कुकी आहन को पीछे ढकेल कर बोली, मैं खुद ये जॉब नहीं करना चाहती सर। अगर आप मेरे टर्मिनेशन लेटर कैंसिल कर दिए हैं तो आपको मेरे रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएंगे। आहन कुकी को झट से दीवार से लगा देता है और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ये मत भूलो कि तुमने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर तुमसे गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को तोड़ने की कोशिश किया तो देन यू हैव टू पे 6 लाख फॉर पेनल्टी टू दिस कंपनी। कुकी आहन की आंखों में देखते हुए बोली, हम पेनल्टी भर देंगे सर, कहीं से भी 6 लाख अरेंज कर ही लेंगे, लेकिन अब आपके साथ काम नहीं करेंगे। आहन तंज भरी मुस्कान लिए कहा, कैसे पे करोगी? टेल मी कुकी, तुम 6 लाख कहाँ से लाओगी? किसी और के साथ सोकर? क्या तुमने किसी और अमीरजादे को पटा लिया है? कुकी आहन का हाथ झटक कर बोली, हाँ पटा लिया है मैंने, और एक और अमीरजादे को भी फंसा लिया है। क्या क्या कर लेंगे आप सर? आप होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले? हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ यही लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक मैं किसी गैर मर्द के करीब नहीं जाऊंगी और ना ही किसी और को खुद को छूने दूंगी। मेरा रिश्ता सिर्फ आप तक ही रहेगा, लेकिन अब तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, शादी भी ख़त्म, तो मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकती सर? आहन का चेहरा अब सर्द हो जाता है। आहन ने कहा, कौन है वो? कुकी के इस बात पर उसे बेचैनी और बेताबी दोनों बढ़ गई थी। कुकी बोली, क्यों बताऊं सर मैं आपको? आहन तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, नाउ यू आर ट्राइंग टू हाइड हिम टू, नॉट बैड। आहन ने कहा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने इस स्टूपिड माइंड में फिट कर लो। तुम्हें पहली बार बिना लिबास के मैंने देखा है। इस बदन को हासिल करने वाला पहला इंसान मैं हूँ। तुम्हारे ज़र्रे ज़र्रे में मैं बसा हूँ। तुम्हारे दिल, दिमाग, जिस्म के हर कोने में मेरा निशान छपा हुआ है, ऐसा निशान कि तुम मरने के बाद भी मुझे भुला नहीं पाओगी। मैं तुम में इस कदर बसा हूँ कि सिर्फ मेरा नाम ही काफ़ी है तुम्हारी रूह तक को कपाने के लिए। आहन कुकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, इस जिस्म पर तो सिर्फ मेरा ही हक है। इसे छूने का, प्यार करने का, महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ आहन सिंह रायजादा का है। इस जिस्म को छूना तो दूर, किसी आंखें भी इस जिस्म को देखेगी तो वो आंखें जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन हाँ, तुमसे नफ़रत में बेइंतहा करता हूँ। कुकी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। आहन कुकी के आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए रोती हो। मेरे नाम का आंसू तुम्हारे आंखों से बहता है। उफ़। कुकी आहन को पीछे धकेलकर जैसे वहाँ से जाने वाली थी, आहन झट से उसकी कलाई पकड़ता है। कुकी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आहन उसकी कलाई मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है और बोलता है, जॉब छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वरना इस कदर तुम्हें बर्बाद करूँगा कि तुम्हें इस शहर में तो क्या, पूरे देश के किसी कोने में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। आहन कुकी के गाल पर एक किस करके कहा, अब मेरी अच्छी गुड़िया की तरह अपने डेस्क पर जाकर काम करो। ओके बेबी। आहन कुकी को केबिन के बाहर छोड़कर लात मारकर केबिन का दरवाज़ा बंद करता है। इधर मुंबई के एक लग्जरियस
के एक कोने में एक लड़की खड़ी होकर गुस्से से सामने की तरफ देख रही थी। उसके सामने दो लड़के खड़े थे जो दिखने में ही घटिया और बदतमीज़ किस्म के इंसान लग रहे थे। उसमें से एक आदमी अपना हाथ बढ़ाकर कहा, माल कहाँ है? वो लड़की गुस्से से अपने बैग से नोटों की 2 गड्डी निकाल कर उस आदमी के मुंह पर मारते हुए बोली, लिसन, दिस इज़ द लास्ट टाइम। मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट टाइम, स्टॉप ब्लैकमेलिंग मी। मुझे हरासमेंट करना बंद करो वरना अंजाम सही नहीं होगा। वो आदमी अपने होठों पर उंगली फिराते हुए उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। चलो कोई ना, औरत हैं आप इसलिए माफ़ किया। वैसे भी हमें अब पैसे तो नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए आज रात के लिए। वो लड़की गुस्से से उस आदमी के गाल के ऊपर एक थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाते हुए बोली, अपने दायरे में रहो। मैं तुम लोगों को बहुत सारे पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, अब मैं और नहीं दे सकती। वो आदमी गुस्से से उस लड़की का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, औरत के हाथ फूल से नाजुक होते हैं जाना, मर्द अगर उस हाथ को कसकर पकड़ ले तो वो टूट जाता है। वो आदमी उस लड़की के हाथ को अपने गाल पर सहलाते हुए कहा, आज रात चुपचाप हमारे पास आ जाना। कब और कहाँ आना है हम तुम्हें एड्रेस मैसेज कर देंगे। बिना कोई नखरा दिखाए तुम चुपचाप वहाँ आ जाओगे, वरना अभी तुमने क्या कहा, अंजाम सही नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अंजाम इतना भयानक होगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ना ही मैं यहाँ आऊँगी। और अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये बोलकर वो आदमी कुटिल मुस्कान लिए कहा, आना तो तुम्हें पड़ेगा जाना। फिर एक पैकेट उस लड़की की तरफ बढ़ाकर कहा, वो भी ये कपड़े पहनकर खास तुम्हारे लिए खरीदा है, बिल्कुल चकाचक पहनकर लगोगी, हॉट एंड सेक्सी बनकर तुम्हें यहाँ आना है, समझी जाना। उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोली, मेरे भाई वापस आ चुके हैं, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं, कुत्ते की मौत तुम सब मरोगे। वो आदमी हंसते हुए कहा, जहाँ ना जाना तुम्हें पाने के बाद तो मौत भी गले लग जाए तो कोई गम नहीं। वैसे तुम अपने भाई को क्या बताओगी? अगर बता भी दिया तो सही नहीं होगा जाना, मतलब तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम खुद समझदार हो। वो आदमी उस लड़की की बाजू पर उंगली फिराते हुए कहा, अब ये पैकेट पकड़ो, अब तो हम रात को ही मिलेंगे, अब बाय बाय जाना। अंसल अंपायर कैंटीन में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। वहाँ के एक कोने में कैंटीन चेयर पर कुकी दुबक कर बैठी थी, चेहरे पर बेफिक्री लिए अपने खाने की धुन। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे किस नज़र से देख रहा है। सामने टेबल पर सैंडविच, 2 बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी और 2 कपकेक्स रखे हुए थे। एक सैंडविच को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कुकी अपने मुंह में डाले जा रही थी और अपनी टिमटिमाती आंखों से वह अपलक अपने खाने को निहार रही थी। और वो मुंह में खाना होने की वजह से कुकी के मुंह गुब्बारे की तरह फूले हुए थे, जिससे वो बिल्कुल पप्पी सी लग रही थी। खाने को ऐसे समेट रही थी जैसे एक मासूम बच्चा अपने फेवरेट टॉय को संभाल रहा हो, कहीं उसके खाने को कोई उसे छीन ना ले। कैंटीन में बैठे एक ओल्ड लेडी जो कब से कुकी हरकतों को देख रही थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ना चाहते हुए भी उसके कदम कुकी की तरफ बढ़ गए। कुकी के पास जाकर वो उसके बगल में बैठ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, आहिस्ता आहिस्ता खा बच्ची, वरना खाना गले में अटक जाएगा। कुकी एक नज़र उस औरत को देखती है, लेकिन दूसरे ही पर वो झेप जाती है। चेहरे पर मासूमियत लिए कुकी मीठी सी आवाज़ में बोली, वो काकी, मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसीलिए खाने को देखकर मुझसे सब्र नहीं हुआ। वैसे आप कौन हैं? वो औरत कुकी के फूले हुए गाल को छूकर बोली, मेरा बेटा इस ऑफिस में काम करता है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसके लिए टिफ़िन लेकर आई थी, क्योंकि उसे बाहर का खाना नहीं खाना है। इस पर कुकी बस मुस्कुरा देती है। वो औरत प्यार से बोली, बच्ची एक बात बताओ, मैं खुद 3 बच्चों की माँ हूँ। तुम जिस दौर से गुजर रही हो उस हालत में 3 बार मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा।
कुकी सवालिया नज़रों से उस औरत को देखने लगती है। वो औरत फिर से बोली, मुझे पता है तुम्हारे मन में अजीब अजीब से ख्यालात आते होंगे, तरह तरह का खाना खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन इस हालत में ऐसी चीज़ें खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। उस औरत की बातें कुकी के सर के ऊपर से ही जा रही थी। वो औरत बोली, वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? इस पर कुकी बोली, काकी आप मेरे पति से क्या काम है? वो औरत मुस्कुराते हुए कुकी के गाल पर चपत लगाकर बोली, पगली मुझे तुम्हारे पति से क्या ही काम होगा। मैं बस उससे मिलकर ये समझा दूंगी कि वो तुम्हें अच्छे से ख्याल रखे। इस हालात में पति के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। कुकी इनोसेंट फेस बनाकर बोली, कौन पति? मेरा कोई पति है नहीं काकी माँ। वो औरत अजीब नज़रों से कुकी को देखते हुए अपने मन में बोली, अजीब लड़की है, अगर पति नहीं है तो कोख में बच्चा कहाँ से आएगा? फिर बुदबुदाते हुए, लगता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो औरत कुकी के सर पर हाथ रख कर बोली, अगर तुम मुझे अपने पति से नहीं मिलवाना चाहती तो कोई बात नहीं, अपना और अपने इस बच्चे का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। कुकी हैरानी से उस औरत को देखते हुए बोली, अजीब औरत है, उम्र हो गई है इसीलिए शायद ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। कुकी बोली, कुकी रिलैक्स, लेट हर गॉट, यू शुड फोकस ऑन योर फूड। कैंटीन से थोड़ा दूर खड़ा होकर आहान एकटक कुकी को हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसके हाथ में सिगरेट था। वो अपने सिगरेट के कस लेते हुए अनायास ही उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल कतर गई। कुकी की हरकतें 3 साल की बच्ची जैसी थी, इतनी प्यारी कि कोई देखे तो उसे गोद में ही उठा ले। आहान सिगरेट के कस लेते हुए कहा, ये कॉलीफ्लावर इतना खा क्यों रही है? कद्दू की तरह फैटी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी डाइट पर भी थोड़ा फोकस कर ले, सिर्फ खाए ही जा रही है, इसीलिए गोल मटोल हो गई है। चिक्स भी कैसे इसके फैटी से हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जल्द से गोलगप्पे दोनों गाल में भर लिए हैं। फिगर मेंटेन करने तो आता ही नहीं इसे, बस खाने को देखकर टूट पड़ो। भुक्खड़ कहीं की। मेरी चेरी को देखा है हमेशा कैसे फिगर मेंटेन रखती है, कितनी हॉट है वो। इसे तो मेरी चेरी से डाइट टिप लेनी चाहिए। क्योंकि जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके टिश्यू से अपना मुंह साफ करती है। काउंटर पर बिल पे करके चेयर पर रखा अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। आहन तब तक उसे देखता है जब तक कुकी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। यूनिवर्सिटी। राह की कार आकर यूनिवर्सिटी के सामने रुकती है। राह अपना बैकपैक पकड़े कार से निकलती है तो देखती है कि सामने ऋचा उसका इंतज़ार कर रही है। दोनों सहेली मिलकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगते हैं। राह ऋचा को परेशान करते हुए बोली, ऋचा, इन दिनों मैंने बहुत सारे क्लास मिस कर लिए हैं। अगर तुमने क्लास के नोट्स बनाया है तो मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। ऋचा बेफिक्री से बोली, डोंट वरी जान, मैंने हर क्लास की नोट्स बनाई है, मुझसे ले लिया करो। राह मुस्कुरा कर बोली। राह सामने देखते हुए, ऋचा, हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर कब है? अभी 2 महीने पहले ही एक सेमेस्टर दिया है हमने। नेक्स्ट सेमेस्टर का डेट अभी तक नहीं निकला। तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत टाइम है, तब तक तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएंगे। ऋचा बोली। राह हंसते हुए बोली, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं वो सब बिना प्रिपरेशन के ही दिया है। यू नो ना, चाचा चाची मुझे पढ़ने नहीं देते, वो सब ना ही कॉलेज आने देते। दुर्गा माँ का आशीर्वाद से मुश्किल से मैं पास हो जाती। इस बार अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। आई थिंक तुम इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाओगी। जब तो तुम्हारे पास कोचिंग मास्टर भी है। ऋचा मुस्कुराते हुए बोली। राह कन्फ्यूजन से बोली, कौन कोचिंग मास्टर? ऋचा हंसते हुए बोली, कोई कोचिंग मास्टर हायर नहीं किया है। ऋचा गुस्से से राह के सर पर मारते हुए बोली, तुम ना बुद्धू हो और बुद्धू ही रहोगी, तुम्हें कभी कुछ समझ में आता ही नहीं। तभी ऋचा की नज़र राह के गर्दन पर जाती है, जहाँ दांत के निशान थे जो अब नीले पड़ चुके थे।
ऋचा हैरानी से उस निशान को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, राहा ये तुम्हारे गर्दन पे क्या है? राहा की नज़र अब भी उस निशान पर जाती है। राहा के अब गाल लाल हो जाते हैं। वो तुरंत अपने बालों की लटों से उस निशान को छुपाती है। राहा नज़रें चुराते हुए बोली, फॉरगेट इट ना ऋचा, हमें क्लास के लिए देर हो रही है। राहा जल्दी जल्दी जाने लगती है तो ऋचा उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे मिसेस सिंह रायजादा उर्फ मिस्टर एंड मिसेस रायजादा की लिटिल प्रिंसेस, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरे सवाल का तो जवाब देती जाइए। राहा गुस्से से बोली, क्या है ऋचा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने कहा ना, मुझे क्लास में देरी हो रही है। तुम्हें अगर क्लास अटेंड नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमें तो करने दो। राहा को गुस्से में देखकर ऋचा बेशर्मी से बोली, ओहो ये तो लव बाइट है ना? ऋचा के इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से राहा थोड़ा हड़बड़ा जाती है। उसे आज सुबह की यतीश की बातें याद आने लगती है कि यतीश उसे किस तरह से परेशान कर रहा था। राहा शर्म को छुपाकर गुस्से से बोली, तुम्हें बहुत आइडिया है लव बाइट्स के बारे में। ऋचा राहा को घूरते बोली, बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत है। ये पक्का लव बाइट ही है। राहा ऋचा से नज़रें फेर कर बोली, यार ऐसी कोई बात नहीं है, शायद इन्फेक्शन हो गई है कोई। राहा सर झुकाती है। ऋचा राहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर करती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, राहा मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगी, उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। देखो राहा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अचानक से तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हो गई एक लड़के से जिसे तुम जानती नहीं। मिस्टर रायजादा तुम्हें घर आकर गन पॉइंट पर तुमसे शादी किए, ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड ही था। ये किसी को नहीं पता था कि मिस्टर रायजादा ने तुमसे शादी क्यों की। मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या पूछना चाहती हूँ तुमसे? राहा पल के झुकाकर हाँ में सर हिला देती है। राहा को चुप देखकर ऋचा बोली, मैं तुमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ राहा, और ना ही करूँगी। बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम दोनों का रिश्ता बहुत आगे निकल चुका है? अब राहा सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है, जिसे देखकर ऋचा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऋचा झट से राहा के गले लगाकर बोली, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू मेरी जान। फाइनली अब तुम्हारा भी अपना कहने वाला कोई है। तुम्हें अब अपने चाचा चाची के घर वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। ऋचा राहा से अलग होकर बोली, वैसे मैंने मिस्टर रायजादा को कभी डायरेक्टली तो नहीं देखा, सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी में ही देखा है। सुना है वो बहुत हॉट है। तुमने तो उनके हॉटनेस को बहुत करीब से ही देखा होगा ना? राहा टेल मी ना, क्या वो दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट है? ऋचा राहा के गले को देखते हुए बोली, ओह शीत, इसीलिए तुम्हारा चेहरा इतना खिल रहा है। लगता है मिस्टर रायजादा के प्यार का रंग बहुत चढ़ रहा है तुम पर। राहा ब्लश करते हुए बोली, तुम ना बहुत बेशर्मी वाली बातें करने लगी हो। तुम्हें क्लास अटेंड करना है तो चलो, वरना मैं तो जा रही हूँ। राहा ऋचा को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। राहा 2 ही कदम आगे बढ़ी थी कि सामने से एक लड़का आकर झट से उसे गले लगाता है और उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लेता है। राहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका सर किसी के चौड़े सीने से लगा था। वो लड़का राहा के सर को सहलाते हुए आंखें बंद करके दिलकश आवाज़ में कहा, फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल ही गई। तुम्हें पता है 1.5 महीने से मैंने एक दिन भी कॉलेज नहीं मिस किया। रोज़ कॉलेज आता हूँ इस उम्मीद में कि तुम मुझे यहाँ मिल ही जाओगी। तड़प रहा हूँ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए। तुम थी कहाँ इतने दिनों तक? राहा तो सुन्न होकर खड़ी रहती है। वो लड़का राहा के सर को सहलाते हुए फिर से कहा, सच कहते हैं लोग, किसी भी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब वो चीज़ खो जाती है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ मैं जो तुम्हें ठुकराया था। वो लड़का राहा के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, आई एम रियली सॉरी राहा, जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। 1 महीने
तक मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा। शायद यही मेरी सज़ा है। वो लड़का बोले ही जा रहा था कि तभी ऋचा उस लड़के को खींचकर राह से अलग करती है और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे वो लड़का एक तरफ झुक जाता है। ऋचा उस लड़के की तरफ उंगली पॉइंट करके दांत पीसते हुए बोली, चिराग स्टे अवे फ्रॉम राह। एक बार दिल तोड़ के मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा उसके दिल के साथ खेलने चले आए हो। ये मत भूलो चिराग की अब राह किसी और की पत्नी है, किसी के घर की बहू है। तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, समझे? या और अच्छे से मैं समझाऊं? गुस्से से चिराग के जबड़े भीग जाते हैं और वो ऋचा को इग्नोर करके राह के दोनों हाथ पकड़कर कहा, राह मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसके लिए तुम जो सज़ा दोगी वो मुझे मंजूर है। पूरे कॉलेज के सामने मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया था, लेकिन तुम्हारे इंसल्ट किया था, लेकिन मुझे भी ये पता है कि यति सिंह रायज़ादा ने भी तुमसे ज़बरदस्ती ही शादी किया है। वो ज़बरदस्ती तुम्हें अपने पास रखा है। देखो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ जहाँ तक भी है उसे भूलकर मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें हर हाल में अपना लूँगा। इस बार राह अपनी चुप्पी तोड़कर चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप इट चिराग, इनफ इज़ इनफ। कितनी बार तुम मुझे जलील करोगे? हाँ, कितनी बार? एक बार पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बना के मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? दोबारा मेरा तमाशा बनाने चले आ गए। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन वो मेरा पास्ट है। मैं उन कड़वी यादों से बाहर आ चुकी हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम भी मुझे हराश करना अब बंद कर दो, वरना मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। राह गुस्से से वहाँ से चली जाती है। चिराग राह को जाते हुए पीछे से देखकर कहा, एक बार तो तुम्हें मैं खो चुका हूँ राह, दोबारा नहीं खो सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, ना उस यतीश के साथ, ना ही कोई किसी और के साथ। ऋचा जो खड़ी होकर चिराग को घूर रही थी, वो बोली, चिराग वो किसी और की हो चुकी है। अच्छा यही होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। चिराग तंज लहजे में कहा, हूँ पहली बात राह और मेरे बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? और दूसरी बात, तुमने जो अभी मुझे थप्पड़ मारा ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, माइंड इट। चिराग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऋचा भी उससे नज़रें फेर कर वहाँ से जाती है। राह रूंधे गले से बोली, जब मैंने उसे चाहा था तब वो मुझे बेइज्जत करके छोड़ दिया, और जब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तब वो मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आ रहा है? ऋचा नम आँखों से राह को देख रही थी। ऋचा राह के कंधे पर सर रखकर बोली, यार राह, तुम अभी भी उस निच्चड़ के बारे में सोच रही हो? तो वो जो तुम्हारा पास्ट है तुम उस पर फोकस करो, जो तुम्हारा प्रेजेंट है। ऋचा राह के आंसू पोंछते हुए प्यार से बोली, ये अब गंगा जमुना बहाना बंद करो और चलो, हमें क्लास के लिए देरी हो रही है। दोनों वहाँ से क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।